Good morning, class. Today I am present here for review of the question of behavior science. जैसा कि एग्जाम हुआ था आपका कल 21st को बिहेवियर साइंस का एग्जाम था जिसमें क्वेश्चन का पैटर्न एज यूजुअल लास्ट फेज का जो एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग था और इसमें क्वेश्चंस को इलोबरेट करने के लिए कि क्या क्या आया किस पैटर्न से आपको लिखना चाहिए वो हम आपको बताएंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फैमिली. सबसे पहला क्वेश्चन था फैमिली डिफाइन करने का. डिफिनेशन में आपको लिखना था सबसे पहले फैमिली होता क्या है उसको इंट्रोड्यूस करना था. उसके अलावा दो डिफिनेशंस. एक फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू योर विश, जो आप समझते हैं फैमिली से कि फैमिली का मतलब होता क्या है, पहले वो डिफिनेशन लिखना था. और दूसरा डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू द राइटर, जो आप पढ़े थे चैप्टर के स्टार्टिंग में या फिर जब चैप्टर में पढ़े थे तो उसमें अकॉर्डिंग टू राइटर्स भी कुछ डिफिनेशंस रहते हैं. तो आपको ये 2 नंबर के क्वेश्चन में उसमें लिखना है आपको फर्स्ट अकॉर्डिंग टू योर विश और सेकंड अकॉर्डिंग टू द राइटर. ये 2 नंबर का क्वेश्चन था. इतना में वो अप्रोप्रिएट मार्क्स 1.5 से 2 मार्क्स कैरी करते हैं, वो दे देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फैमिली. सो ये क्वेश्चन है फॉर व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फैमिली. ये क्वेश्चन है 6 मार्क्स का. फैमिली का फंक्शन क्या होता है, तो फैमिली का फंक्शन चैप्टर में जब पढ़े होंगे तो उसमें पता चला होगा कि फैमिली का फंक्शन 3 पार्ट में डिवाइडेड है. इसेंशियल, सेकेंड वन इज नॉन इसेंशियल, थर्ड वन इज यूनिवर्सल. सो इसेंशियल फैमिली फंक्शंस में क्या होता है, इसेंशियल का मतलब होता है कि जो हमारे डेली लाइफ में जो इसेंशियल है, जो जरूरी है, उसके बिना हमारा डेली का जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है वो परफॉर्म नहीं कर सकते. वो आता है इसेंशियल में. तो इसेंशियल में जैसे आप खाना खाते हैं, फैमिली में काम क्या है, खाना बनाना, प्रॉपर घर में रहने के लिए एक हैबिटेट देखना, वो सब काम आए. वो सब आपको फंक्शंस इसेंशियल लिख के एक्सप्लेन करना होगा. इसेंशियल के अंदर पॉइंट्स कि इसेंशियल के अंदर ये सब आते हैं, ये सब आपको लिखना पड़ेगा. सेकेंड वन इज नॉन इसेंशियल. नॉन इसेंशियल में वो होगा ना जो डेली लाइफ में यूज नहीं आएगा बट उनका नीड है. जैसे नॉन इसेंशियल में हो गया फैमिली सपोर्ट या साइकोलॉजिकल सपोर्ट. ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा नॉन इसेंशियल फंक्शंस में और इलोबरेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर का ये क्वेश्चन है. ये 2 नंबर का था तो सिर्फ आप डिफिनेशन लिख के छोड़ दिए. एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फैमिली, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 मार्क्स के लिए आपको इसेंशियल में क्या क्या आ गया, फूड, शेल्टर, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. नॉन इसेंशियल में आ गया आपका फैमिली सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, ये सब आ गया. ये सब लिख के आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. और लास्ट होता है यूनिवर्सल. यूनिवर्सल में बायोलॉजिकल फंक्शंस, साइकोलॉजिकल फंक्शंस, ये सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. बायोलॉजिकल फंक्शंस में ये हो गया फिजिकल फंक्शंस, इकोनॉमिकल फंक्शंस, वो सब आपको फंक्शंस में एक्सप्लेन करना है. तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन, इतना लिखने पे वो आपको अप्रोक्स 5 and 5.5 मार्क्स दे देंगे एक्सटर्नल जो चेक करेंगे. एंड द लास्ट क्वेश्चंस आर व्हाट आर द बेसिक नीड ऑफ फैमिली. फैमिली का बेसिक नीड क्या है. ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का था. ये स्टार्टिंग का 2, ये 6, ये 7, टोटल 15 नंबर का क्वेश्चन है. ऐसे ऐसे क्वेश्चन का मार्किंग डिवाइड है. सो बेसिक नीड्स ऑफ फैमिली में क्या आएगा, जो फैमिली का बेसिक नीड है, हम लोग बचपन में भी पढ़े थे. फैमिली का बेसिक नीड होता है जनरली फूड, शेल्टर, जो हम लोग कॉमन भाषा में बोलते हैं ना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 है. लेकिन इसके अलावा आपको बहुत सारा चीज मेंशन करना पड़ेगा, जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, हाउसिंग हो गया, सेफ्टी, गुड एडुकेशन, ये सब आपको इसमें लिखना है. और क्वेश्चन 7 मार्क्स का पूछा है तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन में जैसे देखिए, पहले लिखे आप दीज आर द बेसिक. सबसे पहले लिखने से पहले डालिएगा दीज आर द बेसिक नीड्स. फूड लिखे, फूड क्यों इंपॉर्टेंट है उसको एक्सप्लेन करना है. और अगर आपके पास टाइम है तो एडवांटेज, किस किस मेथड पे वो एडवांटेज होता है उसका वो आपको लिखना है. नेक्स्ट है शेल्टर. शेल्टर क्या होता है, नेक्स्ट आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. फिर उसके बाद होता है इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक
इकोनॉमिकली क्यों इंपॉर्टेंट है फैमिली का होना वो। फिर नेक्स्ट वन हो गया फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, एडुकेशन, एडुकेशन, उसके बाद हो गया कम्युनिकेशन। तो ये सब कुछ बेसिक नीड्स है फैमिली का, जिसमें आपको लिखना है, उसके बाद आपको इलोबरेट करना है, तब जाके 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लिख पाइएगा। और एक्सटर्नल जो कॉपी चेक करेंगे वो आपको 6 मार्क्स के अप्रोक्स देंगे, क्योंकि प्रॉपर प्रॉपर पूरा मार्क्स तो कोई नहीं देता है। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी से है। फर्स्ट क्वेश्चन था वो सोशियोलॉजी से था, और नेक्स्ट क्वेश्चन साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है डिफाइन पर्सनालिटी। पर्सनालिटी है क्या कोई भी इंसान का, ये जो वो शो करता है दुनिया के सामने अपना फीलिंग्स, बिहेवियर, हैबिटेट, हैबिचुअल जो शो करता है वो आएगा पर्सनालिटी में। इसमें भी आपको एज अकॉर्डिंग इसको इंट्रोडक्शन लिखना है, सबसे पहले बताना है कि पर्सनालिटी है क्या, इंट्रोड्यूस करना है इस टॉपिक को। फिर उसके बाद एक डिफिनेशन लिखना है अकॉर्डिंग टू राइटर, एंड द लास्ट वन इज अकॉर्डिंग टू योर विश। कोई भी डिफिनेशन में आपको ये लिखना कंपलसरी होता है। ये हो गया। सो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो 2 नंबर के लिए इतना इनफ होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, आपको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या आता है, तो डिटर्मिनेंट्स में क्या आएगा, हेरिडेटरी, हेरिडेटरी हो गया। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। नेक्स्ट है सिचुएशनल फैक्टर्स, सिचुएशनल फैक्टर्स। सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है क्या क्या फैक्टर्स है जो इंसान की पर्सनालिटी को इनहेंस करते हैं, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। मतलब किस बेसिस पे उनका पर्सनालिटी क्रिएट होता है, किस बेसिस पे उनका पर्सनालिटी अच्छा होगा, खराब होगा, उसके पीछे क्या क्या बेसिस हो सकता है। तो सबसे पहला आता है हेरिडेटरी। हेरिडेटरी मतलब होता है बाय द बर्थ और बाय फ्रॉम द जीन। अगर आपके पेरेंट्स एग्रेसिव नेचर के हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके अंदर वो एग्रेसिव नेचर आएगा। सो सबसे पहला हो गया हेरिडेटरी। नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वहां का बिहेवियर कैसा है, वहां का थॉट कैसा है, वहां के लोग आपको समझाते कैसे हैं, उस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है आपका पर्सनैलिटी। अगर आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहिएगा तो आपका पर्सनैलिटी अंडरस्टैंडिंग होगा, थोड़ा अंडरस्टैंडेबल होगा। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा एग्रेसिव वैसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ आए दिन आपको कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, तो आपका मूड थोड़ा इरिटेबल वगैरह होगा, जिसकी वजह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसकी वजह से पर्सनैलिटी डिटरमाइन होता है। थर्ड वन इज सिचुएशनल फैक्टर्स। सिचुएशनल फैक्टर्स में मतलब आप किस सिचुएशन में हैं, जहां आप जिस सिचुएशन में रह रहे हैं वहां आपको किस तरह का इन्वायरमेंट मिल रहा है, ये आता है सिचुएशनल फैक्टर्स में। और लास्ट में आता है सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स। सोशल सोसाइटी का और फाइनेंशियली रिलेटेड आपके पास कैसा है वो आता है। सो आपको ये 3-4 फैक्टर्स लिखना है, उसके बाद उसको इलोबरेट करना है एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है डिटरमिनेंट्स क्या है पर्सनालिटी को इनहेंस करने का, तो उसको एग्जांपल लिखना है कि अगर हेरिडेटरी है तो हेरिडेटरी कैसे इंप्रूव, कैसे अफेक्ट करेगा पर्सनालिटी को, अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है तो वो कैसे अफेक्ट करेगा। ये नहीं कि बस लिखे, हेडिंग दिए, उसको एक्सप्लेन किए, छोड़ दिए। इसमें आपका एग्जाम्पल लिखना कंपलसरी है।
कोरिलेट करके बताना जरूरी है कि वो कैसे इफेक्ट कर रहा है पर्सनैलिटी को, पर्सनैलिटी बिल्डअप करने के, क्योंकि बोला जाता है योर फर्स्ट इंप्रेशन इज गोइंग टू बी अ लास्ट इंप्रेशन। सो आप पर्सनैलिटी जैसे अपने सामने वाले को दिखाइएगा, वो आपको उस तरीके से एसेस करेगा, जज करेगा। सो पर्सनैलिटी इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ लिविंग लाइफ। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, वेरियस टाइप्स एंड ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें दो क्वेश्चन पूछा है, टाइप्स एंड ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसमें दो क्वेश्चन पूछ दिया है, टाइप्स एंड ट्रेट्स, कि टाइप्स में किस किस तरह का पर्सनैलिटी होता है और ट्रेट्स क्या क्या है पर्सनैलिटी का। तो टाइप्स तो सबको पता होगा, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट और टाइप ए और टाइप बी। 5 तरह का टाइप्स है पर्सनैलिटी का। 5 तरह का टाइप्स है पर्सनैलिटी का। सबसे पहले इसमें दो क्वेश्चन है, टाइप्स देख लेना और ट्रेट्स, दो अलग अलग चीज है, दोनों सेम चीज नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। टाइप्स में 5 तरह का टाइप्स है पर्सनैलिटी का, इंट्रोवर्ट, सेकेंड वन इज एक्सट्रोवर्ट, थर्ड वन इज एम्बीवर्ट, फोर्थ इज टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप ए पर्सनालिटी, और फिफ्थ वन लास्ट वन टाइप बी पर्सनालिटी। ये 5 तरह का पर्सनालिटी का टाइप है। सबसे पहले इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट में तो सबको पता है, जो इंसान सोशल सराउंडिंग से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है, एलोन रहता है, एम्बिवैलेंस पर्सनालिटी का होता है, वो आता है इंट्रोवर्ट में। इंट्रोवर्ट लिखना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है कि इंट्रोवर्ट होता क्या है। नेक्स्ट है एक्सट्रोवर्ट, जो सोसाइटी में बहुत एक्सेप्टेबल है, इजी, किसी से भी रिलेशनशिप बना सकता है, किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, वो आता है एक्सट्रोवर्ट में। थर्ड वन है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट पर्सनालिटी में ये होता है ना कि उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोवर्ट का भी होगा और एक्सट्रोवर्ट का भी होगा। जैसे अगर वो वैसे लोग के सराउंडिंग में रहेगा जहाँ पे मान लो कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो वो उन लोग के अकॉर्डिंग बात भी करेगा, और जब उसको अपने मूड के अकॉर्डिंग शांत रहना होगा तो वो शांत भी हो जाएगा। दोनों पर्सनालिटी का मिक्सअप होता है एम्बीवर्ट। और फिर फोर्थ वन है टाइप 1 पर्सनालिटी। टाइप 1 पर्सनालिटी में ये होता है ना, जो कोई भी पर्सन जो होता है वो बहुत सिंसियर होता है अपने काम को लेके, जिसको अभी के वर्क में हार्ड वर्किंग पीपल बोलते हैं। बहुत ज्यादा अपने वर्क को लेके सिंसियर रहेगा, प्रॉपर ऑन टाइम करना वो चीज पसंद करेगा, ये सब आता है टाइप ए पर्सनालिटी में। एंड लास्ट है टाइप बी पर्सनालिटी, जस्ट टाइप ए का अपोजिट होता है, नॉट सिंसियर अबाउट देयर वर्क, अपने वर्क को लेके वो सीरियस नहीं रहेगा, कोई भी चीज को लाइटली मजाक में लेके टाल देगा। सो ये था 5 तरह का टाइप्स, आपको इसको लिख के एक्सप्लेन करना है। और इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी और ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी, ये दोनों दो डिफरेंट चीज है, ये कंफ्यूज होके मत आ जाइएगा, मैम एक ही चीज तो पूछा है। जैसे पर्सनालिटी का 5 टाइप है ना, वैसे ही ट्रेट्स का भी 5 टाइप है, 5 तरह का ट्रेट्स होता है पर्सनालिटी का। सो नेक्स्ट वन इज ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी। फर्स्ट है ओपननेस। ओपननेस ट्रेट ऑफ पर्सनालिटी में ये होता है ना, जो कोई भी पर्सन होता है वो अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या अदर किसी भी तरह को चीज वो ओपनली फ्रीली सबके साथ शेयर कर देते हैं। वो सोचते नहीं है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, सामने वाला किस तरीके से सोचेगा, वो विलिंगली अपनी मर्जी से वो शेयर करते हैं सामने वाले के साथ वो चीज, विदाउट एनी मतलब
कोई अगर सामने वाला बोल भी रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ सब चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, इफ आई एम हैप्पी देन आई, हम खुश हैं तो हम सबको बताएंगे कि हम खुश हैं। इस तरह के जो ट्रेट्स होते हैं पर्सनालिटी का, वो आता है ओपननेस में। सेकंड वन इज कंसियसनेस। कंसियंटियसनेस। कंसियंटियस पर्सनालिटी में होता ये है ना, जो पर्सन होता है, कोई भी पर्सन अपने लाइफ के बारे में बोलने से पहले दूसरे से ओपिनियन लेगा कि क्या वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है। इस तरीके के जो लोग होते हैं, जिस तरीके का जो ट्रेट्स होता है पर्सनालिटी का, वो आता है कॉन्शियसनेस में। ओपननेस मतलब वो किसी से कंसेंट, उसको किसी से कुछ लेने का नीड नहीं है। लेकिन अगर सेकंड ट्रेट में आइए तो कंसेंटनेस में आ गया, मतलब वो सामने वाले का वैल्यू को, ओपिनियन को मैटर करता है उसके लिए। एंड द थर्ड वन इज एक्स्ट्रावर्जन। थर्ड ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी इज एक्स्ट्रावर्जन। मतलब जो पीपल होगा, जो पर्सन होगा, वो कोई भी चीज को लेके थोड़ा ज्यादा थिंक करेगा, थोड़ा ज्यादा हार्ड वर्क करेगा। इस तरीके के जो ट्रेट्स, इस तरीके के जो लोग देखने में, पर्सनालिटी में जो लोग देखने में मिलता है, उनको कैटेगराइज करके रखा गया है एक्स्ट्रावर्जन में। ओपननेस में क्लियर है। नेक्स्ट है कंसियसनेस, इसमें भी क्लियर है। थर्ड वन है एक्स्ट्रावर्जन। एंड द फोर्थ वन, इसमें भी 5 तरह का पर्सनालिटी तो हम पहले ही बताए हैं। फिफ्थ वन है एग्रीएबलनेस। दिस वन इज द फोर्थ ट्रेट ऑफ पर्सनालिटी। एग्रीएबलनेस मतलब होता है वो कोई चीज के लिए भी एग्री हो जाता है, जैसे वैसा पर्सन जिसको कोई भी चीज के लिए इजीली कन्विंस किया जा सके, उस तरीके के पर्सन्स को एग्रीएबलनेस कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। एंड द लास्ट वन इज न्यूरोटिक्रिज्म। ये उस तरीके का पर्सनालिटी शो करता है जो पेशेंट, जो पर्सन थोड़े सस्पिशियस नेचर के होते हैं, जिनको कोई भी चीज के लिए इजिली कन्विंस नहीं किया जा सकता है, जो थोड़ा रिजिड पर्सनालिटी के होते हैं। कॉमन भाषा में हम लोग ऐसे लोग को जिद्दी बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, किसी का बात नहीं सुनते हैं। उनका डिमांड होता है कि हम अपनी मर्जी से चलाएंगे, आई विल नॉट गोइंग टू फॉलो अदर्स रूल्स। तो इस तरीके के पर्सन्स को न्यूरोटिक्रिस कैटेगरी में रखा जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है, आपको इतना लिखना पड़ेगा 15 मार्क्स के लिए। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, टाइप्स और ट्रेट्स सेम चीज है, लेकिन नहीं, टाइप्स और 5 तरह का पर्सनैलिटी का टाइप्स अलग है, ट्रेट्स अलग है। ये दोनों को मेंशन कीजिएगा, तब जाके वो 7 नंबर का देगा। एंड उसके बाद फिर हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है डिफरेंस। डिफरेंस क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पहले अच्छा से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखो, राइट एनी 3। 5 क्वेश्चन दिया है टोटल। ये 5 क्वेश्चन में आपको किसी 3 पे डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस जो आपको अच्छे से पता हो उसके ऊपर डिफरेंस लिखना है। और डिफरेंस लिखने का ना एक रूल है। जैसे मान लो फर्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है बिहेवियर एंड एटीट्यूड। आपका क्वेश्चन है बिहेवियर एंड एटीट्यूड, मान लो किसी को इस पे लिखना है। तो वैसे आपका एक ब्लैंक पेज है, मान लीजिए ये ब्लैंक पेज है, तो यहाँ पे आपको पार्टीशन करना पड़ेगा। पेज में एक तरफ आपको बिहेवियर लिखना पड़ेगा, बिहेवियर, एटीट्यूड। फिर उसके बाद इसके अंदर आपको पॉइंट बना के लिखना है। बिहेवियर क्या होता है? कोई भी एक्शन का सेम जब हम लोग सामने वाले के अकॉर्डिंग रिएक्शन देते हैं, वो आता है बिहेवियर में। और एटीट्यूड, किस चीज को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरीके को किस वे में लेते हैं, वो आता है एटीट्यूड में। तो आपको वो पॉइंट बना के लिखना पड़ेगा। बिहेवियर रिजिड होता है, एटीट्यूड जो होता है वो नॉट चेंजेबल होता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है, वो आपको लिखना पड़ेगा। और 5 नंबर का आपको डिफरेंस दिया है, तो 5 नंबर लाने के लिए कम से कम 3 से 4 पॉइंट जो पैराग्राफ में लिखे हैं ना, मान लो बिहेवियर लिख के यहाँ तक पैरा लिखे हो, फिर उसके बाद एटीट्यूड लिखे हो, तो ये गलत है। सामने वाला जो पर्सन चेक करने के लिए बैठा है, वो आपका ये पैरा देख के ही आपका 1 नंबर तो कम से कम काटेगा। सो डिफरेंस लिखने का ये रूल है। नेक्स्ट टाइम तो जब कोई भी चीज में डिफरेंस आए तो इस तरीके से लिखिएगा। और मिनिमम
मिनिमम 3, मैक्सिमम अगर 5 आपको डिफरेंस आता है तो उतना डिफरेंस लिखना है 5 मार्क्स के लिए। सो बिहेवियर और एटीट्यूड तो क्लियर है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? सोसाइटी और कम्युनिटी पे। सोसाइटी क्या होता है? सोसाइटी कोई भी चीज का एक बड़ा लोगों का ग्रुप, वो आता है सोसाइटी में। सोसाइटी जो है वो इजीली टूटता नहीं है, बहुत लंबे टाइम तक जो रहता है वो आता है सोसाइटी में। ऐसे ही डिवाइड कर दीजिएगा कॉलम। कॉलम डिवाइड करने के बाद फिर लिखना है कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। कम्युनिटी में होता है जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग देयर लिविंग एरिया, वो आता है कम्युनिटी में। जैसे कोई गांव का कम्युनिटी ले लीजिए, या फिर जनरली शहर वगैरह में स्कूल कम्युनिटी, या फिर जो अपार्टमेंट कम्युनिटीज वगैरह होते हैं वो सब आता है। सोसाइटी में बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, वो आता है सोसाइटी में। और जो सोसाइटी होता है ना वो इजीली ब्रेकेबल नहीं होता है, लेकिन जो कम्युनिटी होता है वो इजीली ब्रेकेबल हो जाता है। तो ये सब कुछ डिफरेंस है जो आपको इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेशन एंड रिग्रेशन। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। रिप्रेशन एंड रिग्रेशन ये साइकोलॉजी से पूछा है। रिप्रेशन मतलब होता है ना कोई भी पास्टफुल इंसिडेंट को भुला जाना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना पेशेंट का मेमोरी लॉस हो जाना, उस तरीके से भी बोल सकते हैं डिप्रेशन को। लेकिन रिग्रेशन का मतलब होता है वो ट्रॉमेटिक इवेंट को भूलने के लिए वो अपना चाइल्डिश बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देता है। मतलब वो उस चीज को कोई अवेयर ही नहीं है, वो उस इंसिडेंट पे प्रेजेंट था ही नहीं, वो आता है रिग्रेशन में। तो इसमें भी कुछ कुछ डिफरेंस लिखना। जैसे रिप्रेशन इज अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग थिंग्स ऑफ एंजाइटी, दोनों एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है जो एंजाइटी स्ट्रेस को भूलने के लिए कोई भी कॉमन ह्यूमन माइंड यूज करता है। सो डिप्रेशन में आप लोग यही लिखिएगा, अनकॉन्शियस है, ये कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में प्रेजेंट है। इसमें पर्सन्स के माइंड में जो स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसका पूरा फैमिली था उसके साथ, तो ऐसा होता है कि वो पर्सन अपना पूरा मेमोरी भूल जाता है। उसको याद ही नहीं होता है कि वो कहीं जाता है, और उसकी फैमिली जो डेथ कर गई वो ऐसे लोगों को खोजने लगता है। लेकिन डिग्रेशन में ऐसा नहीं होता है, वो पर्सन का मेमोरी चाइल्डिश बिहेवियर में चला जाएगा, मतलब वो समझेगा कि अभी हम छोटे बच्चे हैं, इसमें चला जाता है। सो ये डिफरेंस है डिप्रेशन और रिग्रेशन में। सो नेक्स्ट वन इज फोर्थ क्वेश्चन। ये सोशियोलॉजी से, इसमें दो क्वेश्चन, ये 1 और 3 साइकोलॉजी से पूछा है, और सोसाइटी एंड कम्युनिटी, कास्ट एंड क्लास, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप, ये सब सोशियोलॉजी से पूछा है, ये दोनों साइकोलॉजी से पूछा था। कास्ट और क्लास में तो डिफरेंस सबको पता होता है, कास्ट क्या है क्लास क्या है। कास्ट जो आप जिस जिस कास्ट में आप पैदा हुए हैं, बाय द बर्थ जो आपका कास्ट डिसाइड हो जाता है वो होता है कास्ट। और क्लास बाय द ऑक्यूपेशन और बाय द फाइनेंशियल वो जज किया जाता है। जैसे आप अपर क्लास में आते हैं, मिडिल क्लास में आते हैं, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इस बेसिस पे जो जज किया जाता है वो आता है क्लास में। और कास्ट बाय बर्थ जो डिसाइड होता है, जनरल, ओबीसी, फिर उसके अंदर भी जो जो कास्ट होते हैं वो सब आता है। तो इसमें दो तीन डिफरेंस तो ऐसे ही बन जाएगा, कास्ट इज डिसाइडेड बाय बर्थ, क्लास इज नॉट डिसाइडेड बाय बर्थ। Class is basis upon your occupation, your financial, where caste is not basis on occupation. कास्ट है वो लाइफ टाइम के लिए है। आप कास्ट जब तक चेंज नहीं करवाइएगा वो कास्ट आपका लाइफ टाइम के लिए है, लेकिन क्लास इज नॉट फॉर लाइफ टाइम। ये आप चेंज कर सकते हैं। आप अगर फाइनेंशियली जाके बहुत स्टेबल बन जाइएगा तो आप लोअर क्लास से मिडिल क्लास से अपर क्लास में मूव कर सकते हैं, लेकिन आप कास्ट में चेंज नहीं कर सकते। सो ये कुछ डिफरेंस हो गया कास्ट और क्लास में। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। ये भी बहुत कॉमन सा डिफरेंस है। प्राइमरी ग्रुप वैसे ग्रुप को बोलते हैं ना जहाँ कोई भी बच्चा अपने घर में जिस ग्रुप में रहता है, मान लो मदर फादर के साथ है, अपने सिबलिंग्स के साथ है, वो आता है प्राइमरी ग्रुप। लेकिन जैसे ही वो एक एज के बाद उस जगह से मूव करता है, जैसे वो घर से अपना स्कूल जाना स्टार्ट किया, तो वहां पे जो ग्रुप्स उसको मिलेंगे वो सेकेंडरी ग्रुप है। तो इसमें सबसे पहला डिफरेंस यही लिखिएगा, प्राइमरी ग्रुप इज स्टार्टेड फ्रॉम आवर होम एंड सेकेंडरी ग्रुप इज फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन। और पीर ग्रुप मतलब होता है जो आपके फ्रेंड्स सर्कल बनता है वो सबसे डिसाइडेड होता है। प्राइमरी ग्रुप जो है वो नॉट ब्रेकेबल होता है, कोई भी बच्चा अपने फैमिली वगैरह से बॉन्ड तोड़ नहीं सकता है। लेकिन जो सेकेंडरी ग्रुप होता है वो कैन बी ब्रोकेबल, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन।
सेकेंडरी ग्रुप, कॉलेज में कोई दोस्त बना, लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर छूट गया। ये सब है डिफरेंस प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप में। कम से कम 4 डिफरेंस लिखना है सबका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये 2 नंबर का है, 5 क्वेश्चन। इसको बस डिफाइन करना है कि क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? किसी भी इंसान को लेके हमारा जो बिहेवियर हम शो करते हैं, अपना पर्सनैलिटी जो हम शो करते हैं। जैसे अगर कोई हमसे रूडली भी बात कर रहा है तो हम उससे अच्छे से बात किए, वो हमारा एटीट्यूड है कि हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर कोई आपसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है फिर भी आप उसको थोड़े गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे हो, तो वो उसी उसी को आपको डिफाइन करके लिखना है एटीट्यूड में। ये साइकोलॉजी से था। नेक्स्ट वन इज पॉलीगैमी। पॉलीगैमी फैमिली और मैरिज से है। ये फैमिली पहले भी पूछा है और उसके बाद पॉलीगैमी, ये सेकंड क्वेश्चन भी फैमिली और मैरिज से ही है। पॉलीगैमी में होता है ना वेयर वन मेल मैरिज मोर देन वन फीमेल। जैसे मैरिज का टाइप था मोनोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री। लास्ट फेज का जो क्वेश्चन था ना उसमें पूछा था टाइप्स ऑफ मैरिज और इसमें पूछ दिया है पॉलीगैमी। ये एक तरह का टाइप्स ऑफ मैरिज है जिसमें वेयर वन मेल। पॉलीगैमी में होता है जहाँ पे एक मेल एक फीमेल से ज्यादा शादी करता है, या तो 2 फीमेल, आइदर 3 फीमेल, और आइदर हर विश जितना मर्जी उसका करे वो शादी कर सकता है। यही आता है पॉलीगैमी में। नेक्स्ट वन इज रिप्रेशन। ऊपर भी डिफरेंस था रिप्रेशन और रिग्रेशन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये बन जाएगा, रिप्रेशन इज अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। नीचे भी डिफेंस मैकेनिज्म लिखा हुआ है आपको डिफाइन करने के लिए। रिप्रेशन भी एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें कोई भी पर्सन अपना पेनफुल स्टिमुलाई को भूलने के लिए जो मेथड यूज करता है वो आता है डिप्रेशन में। अनकॉन्शियस उस चीज को भूल जाना चाहता है, उसको याद ही नहीं होता है कि वो उस जगह पे गया है, तो ये हो जाता है डिप्रेशन में। और डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म वो होता है ना जो कोई भी सिचुएशन से आप कोप अप करने के लिए कुछ टाइम लगता है। जैसे मान लो किसी के घर में कोई इंसिडेंट हुआ, किसी के मदर फादर डेथ कर गए, तो ऐसा नहीं होता है ना कि वो इंसान हमेशा वही फेज में रहेगा, उस फेज से कभी ना कभी बाहर निकलता है। तो आप पढ़े होंगे डिफेंस मैकेनिज्म का भी 5 मेथड है। यहाँ पे नहीं पूछा है, यहाँ पे बस डिफेंस मैकेनिज्म पूछा है कि क्या होता है। तो बस वही डिफेंस मैकेनिज्म को आपको इलोबरेट करना है। डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है? कोई भी पेनफुल एंजाइटी स्ट्रेस को रिकवर करने के लिए, वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आने के लिए जो मैकेनिज्म यूज करते हैं वही आता है डिफेंस मैकेनिज्म। तो अगर ये 5 नंबर के क्वेश्चन में देता ना तो इसका 5 बेसिस है। एंगर, एक्सेप्टेंस, क्राई, और भी 2-3 है जिसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, लेकिन इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो उतना एक्सप्लेन करने का नीड है नहीं। आपको बस यही बताना है डिफेंस मैकेनिज्म। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपस में किसी भी एक से ज्यादा टॉपिक पे बहस हो जाना। कोई भी सामने वाले इंसान से या आपके फ्रेंड से ही कोई लड़ाई कर लेता है, वही कॉन्फ्लिक्ट आया। बस उसी को आपको इलोबरेट करना है कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। और अगर आप लिखना चाहें तो इसके बाद इसका डिसएडवांटेज लिख सकते हैं अगर टाइम है तो। जनरली यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो उतना एक्सप्लेन करने का नीड नहीं है। बस आप बता दीजिएगा कि क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिख दीजिएगा, बस उतना ही इनफ है इसके लिए। So next the time question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। ये भी क्वेश्चन साइकोलॉजी से पूछा है। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है? कौन सा फैक्टर्स जिसके ऊपर अटेंशन डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन ये भी एनी 3 है, इसमें से कोई 3 ही आपको बनाना है जो आपको प्रॉपर तरीके से आता है। पांचों नहीं बनाना है, कोई 3 बनाना है जो आपको आता हो।
तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिटरमिनेंट्स ऑफ अटेंशन, मतलब क्या क्या फैक्टर्स है जिसके ऊपर अटेंशन डिपेंड करता है। तो वही सब होगा आपका। सबसे पहला इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, आप किस तरह के सोसाइटी में रह रहे हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सब आपको हेडिंग देना है, फिर उसके अंदर एक्सप्लेन करना है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या आएगा। उसका हाउसिंग कैसा है, वो कहाँ रहता है, किस तरह का सिचुएशन है उसके आसपास, वो सब इन्वायरमेंटल फैक्टर में एक्सप्लेन करना है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब अगर मान बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जनरली वो होता है कि बच्चा जिस फैमिली के साथ रह रहा है उनमें कैसा रिलेशनशिप है। अगर मान लो कि कोई बच्चा रह रहा है, उसकी मदर फादर में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वो बच्चा जनरली इरिटेबल होगा। तो ये सब जो फैक्टर्स होता है वो डिपेंड करता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स में। एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कि बच्चा का खुद का माइंडसेट कैसा है। कोई कोई बच्चा होता है ना जो इजीली कोप अप कर लेता है सिचुएशन के साथ, कि नहीं चलो जो है जैसा है सब सही है। अब कोई कोई जो होता है वो उस चीज को लेके रिजिड होते हैं कि नहीं ये है तो ऐसा क्यों है। सो ये सब कुछ डिटरमिनेंट्स ऑफ अटेंशन है जिसके ऊपर डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट अभी किसको नहीं पता होगा। अनएम्प्लॉयमेंट तो इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है, किस किस वजह से। मतलब जैसे मान लो अनएम्प्लॉयमेंट लिख रहे हो तो इसको इंट्रोड्यूस करोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। फिर उसके बाद किस 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 फैक्टर्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। फैक्टर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, किस किस फैक्टर की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है और इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट आ रहा है हमारे सोसाइटी पे या हमारे सराउंडिंग्स पे। तो आपको इतना लिखना है क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ एक्सप्लेन करके नहीं जा सकते हैं, इसलिए आपको इतना लिखना पड़ेगा। इसको इंट्रोड्यूस करना है फैक्टर्स और उसके अलावा इफेक्ट, क्या क्या अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारे सोसाइटी पे, हमारे स्टेट पे, हमारे कंट्री पे क्या क्या इफेक्ट दिखता है, वो आएगा। फिर उसके बाद है बायोलॉजिकल मोटिव्स। बायोलॉजिकल मोटिव्स मतलब जनरली कॉमन भाषा में बोले तो बायोलॉजिकल मोटिव्स मतलब होता है कि इंसान का रहने के लिए जो जो इसेंशियल नीड होता है वो है यहाँ पे बायोलॉजिकल मोटिव्स में। तो इसको भी सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कीजिएगा कि बायोलॉजिकल मोटिव्स क्या होता है। उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद व्हाट आर द इसेंशियल बायोलॉजिकल मोटिव्स। अगर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखिएगा तो कुछ और होगा, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखिएगा तो कुछ और होगा। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल मोटिव लिखिएगा, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। फिर उसके बाद सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट। सो इतना के बाद ये इनफ है इतना, क्योंकि इतना लिखते लिखते ना आपको अप्रोक्स 1.5 2 पेज के लगभग चला जाएगा। सो 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 2 पेपर इनफ है। अगर उसके अलावा भी आता है आपको तो आप लिख सकते हैं, ये इसेंशियल हम बता रहे हैं कि इतना लिखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, कि किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। तो इसमें भी सबसे पहले वही करना है, फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन करना है कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या है। और उसके बाद राइट टू फ्रीडम, राइट टू चूज द रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, जो जो राइट्स हैं, जो जो कॉमन राइट्स आप पढ़े हैं वो सारे राइट्स को लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है कि ये राइट्स में इतना के बाद राइट है करने का, इतना के बाद राइट है करने का। सो फंडामेंटल राइट्स क्लियर। नेक्स्ट वन इज मैरिज। मैरिज तो पता है, उसको भी एक्सप्लेन करना है, टाइप्स ऑफ मैरिज, फॉर्म्स ऑफ मैरिज। इतना एक्सप्लेन करने के बाद ये खत्म। इसमें से कोई 3 बनाना है, जो आपको प्रॉपर तरीके से आता होगा वही बनाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। सो लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें बहुत लोग गलती करके आया होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में।
सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च इन? मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? तो बहुत लोग कंफ्यूज होगा 1982 में और 1984 में। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में लॉन्च हुआ था। तो फर्स्ट का वन का ए है। नेक्स्ट वन इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इम्प्लाइज। आप सोशियोलॉजी में पढ़े होंगे ना, तो उसमें चैप्टर 4, हाँ चैप्टर 4 एक पूरा चैप्टर ही है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब होता क्या है? जनरली अगर कॉमन टर्म में बोला जाए तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब होता है सोशल जस्टिस। जिस बेसिस पे सोसाइटी को जज किया जाता है वो आता है सोशल जस्टिस में। तो 1 का ए, 2 का बी। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ लॉ ऑफ इफेक्टिव लर्निंग? ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा है जो इफेक्टिव लर्निंग का लॉ नहीं है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस ये है इफेक्टिव लर्निंग में, लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये भी है, लॉ ऑफ एडजस्टमेंट भी है। क्या नहीं है? तो बस ये लॉ ऑफ इफेक्ट नहीं है। इसमें यही पूछा है, नॉट द लॉ ऑफ इनइफेक्टिव लर्निंग। इनइफेक्टिव लॉ ऑफ लर्निंग का कौन सा लॉ नहीं है? ये लॉ ऑफ इफेक्ट नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट वन, सोशल चेंज रिफर्स टू चेंज इन। सोशल चेंज रिफर्स मतलब सोशल चेंज किसको बोल सकते हैं? अगर आप ड्रेस में चेंजेस कर लेते हैं तो उसको सोशल चेंज बोलिएगा? नहीं। फूड हैबिट्स में चेंजेस की वजह से बोलिएगा? नहीं। हाउस में चेंजेस की वजह से बोलिएगा? नहीं। सोशल चेंज मतलब होता है जो वैल्यू और सिस्टम आप चेंज करते हैं, जिस ट्रेडिशन को आप फॉलो करते आ रहे हैं उस ट्रेडिशन से उठ के थोड़ा अपना थिंकिंग चेंज करते हैं, वैल्यू चेंज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल चेंज, जो कि वैल्यू सिस्टम है। वैल्यू सिस्टम में चेंजेस आएगा तभी सोशल चेंज उसको ये करेंगे, करेक्ट करेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलस इज कॉल्ड। इसमें क्वेश्चन ये भी साइकोलॉजी से है। परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलस मतलब वैसा स्टिमुलस को परसेप्ट करना जहां पे एक्चुअल स्टिमुलस है ही नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये पूरा कंप्लीट होता है। ये जो क्वेश्चन था वो थोड़ा टफ था एज अकॉर्डिंग टू लास्ट फेज, बट इजी था। मॉडरेट टू इजी क्वेश्चन ही बोलेंगे इसको। थैंक यू स्टूडेंट्स।